हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इज फॉर क्लास 11th। द चैप्टर नेम इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी अपने लास्ट की कुछ वीडियो लेक्चर्स में मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ब्लॉक का मोशन जब वहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा हो, ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक कई आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग ए लॉन रोलर। ठीक है, घास काटने वाली मशीन या जमीन को प्लेन करने वाली मशीन भी आप समझ सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है भाई। तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम किसी लॉन रोलर को ग्राउंड पे चलाते हैं तो उसको खींचना, उसको धक्का मारने से ज्यादा आसान होता है। वैसा क्यों होता है ये आपको फ्रिक्शन के ड्यू समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। देखते हैं कैसे पुलिंग ज्यादा इजियर होती है पुशिंग से। तो विद फिगर हम देखते हैं दोनों केस में क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखते हैं दोनों का। देखिए है क्या एक्चुअल में, आप दो हिस्से कर लो इसके। एक तरफ हम करते हैं पुलिंग और एक तरफ करेंगे पुशिंग। मान लीजिए आपका लॉन रोलर है, उसका एक पहिया है। ठीक है, ये इस तरह से। अब आप क्या करोगे, पुलिंग करने वाले केस में तो फोर्स F ऐसे लगाओगे आप। मान लीजिए आपने ग्राउंड से थीटा के एंगल पर इसको पुल करना शुरू किया। दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, ये पुलिंग है भाई, ऐसे तो खींचते हैं है ना, तो उसको खींचने की तरफ इस तरह से खींचेंगे पीछे की तरफ, ये खींचना हो गया। अब धक्का मारना क्या होगा भाई, धक्का आप ऐसे मारोगे, ये फोर्स F हो गया। धक्का ऐसे मारते हैं हम, खींचते इस तरफ है, धक्का मारेंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये आपको कितना बना रहा है, ये भी आपको ग्राउंड से थीटा एंगल पर आपने धक्का मारा है। इसमें सेम एंगल है, सेम फोर्स है, तो पुलिंग कैसे आसान है वो देखना है आपको। जमीन से थीटा का एंगल बनाते हुए फोर्स F लगाया, उससे आपने खींचना शुरू किया। जमीन से थीटा का एंगल बनाते हुए फोर्स आपने F लगाया, उससे धक्का मारना शुरू किया। तो दोनों केस में क्या आसान है वो देखना है हमको। ठीक है भाई, तो ये आपकी पुशिंग है, ये आपकी पुलिंग है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आप देखते हैं आगे। तो अगर हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं, तो एक तो आ जाएगा इस फोर्स F के दो कंपोनेंट करते हैं। एक आ जाएगा आपके पास F cos थीटा एंड द अदर वन विल बी F sin थीटा। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा, एक इसका जो वेट है, मान लीजिए इसका मास m है और इसका भी मास वे रहेगा, वही सेम लॉन रोलर है। यहाँ पर जो मास काम करेगा वो mg करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन n आ जाएगी। इस केस में भी ऐसे ही करते हैं कुछ। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन n आ जाएगी और इसका जो वेट है वो काम करेगा नीचे की ओर। यहाँ पर अगर इसको हम अलग से ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से, तो एक फोर्स जो है इसको चला रहा है जमीन पर, वो तो F cos थीटा है। बाकी जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं, जिसमें एक तो इसका वेट है mg, एक आपके पास n है और एक आपके पास F sin थीटा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहां हम इसी फिगर को अलग से देखें तो इस तरह से एक फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रही है, जबकि दो फोर्स नीचे आ रहे हैं। ये हो गया आपके पास F sin थीटा और एक हो गया आपके पास mg। इस वाले केस में जो F sin थीटा कंपोनेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, जबकि उसमें वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। यहाँ पर भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो F cos थीटा है। चला है दोनों में F cos थीटा ही रहा है और F की दोनों जगह सेम रखी है मैंने। यहां देखते हैं n क्या आएगा।
अलोंग वर्टिकल करेंगे तो n प्लस एफ साइन थीटा, भाई ऊपर वाले दोनों फोर्स मिलाकर नीचे वाले के बराबर होने चाहिए, तो एफ n इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपके पास, mg माइनस एफ साइन थीटा। तीन नॉर्मल रिएक्शन आ गई। यहां देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी, तो n इन दोनों के बराबर हो जाएगा। भाई ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले दोनों फोर्सेस के बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं है। along vertical there is no motion, along vertical there is no motion, hence the forces which are acting along vertical direction must be equal। यहां पर भी वही करने वाले हैं, तो n is equal to क्या हो जाएगा, f sin theta plus mg। here n is equal to mg minus f sin theta and here n is equal to f sin theta plus mg। now अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, अगर ये चलने रहेगा तो लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए आपका लगा रहा है। चलना शुरू किया है तो काइनेटिक लो, यहाँ पर एक दिमाग में काइनेटिक फ्रिक्शन है चल रहा है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कितना करेगा भाई, म्यू इंटू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इस फ्रिक्शन को F2 मान लेते हैं, यहां वाले फ्रिक्शन को। यहां देखते हैं फ्रिक्शन क्या है, F2 क्या है, फ्रिक्शन है। F1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू एन, या N2 मान लेते हैं, या N2 मान लीजिए आपका, यहां पर भी N1 N2 कर लेते हैं इनके नाम, ठीक है ना। N2 यहां आ जाएगा N1, यहाँ पे N1 कर लो आप, यहाँ पे N2 कर ही लिया मैंने, N2 कर दिया, ठीक है। ये तो म्यू इंटू N1 क्या हो जाएगा भाई आपके पास, म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। अब देखिए फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा है, फ्रिक्शन यहाँ ज्यादा है, और जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां चलाना भी मुश्किल पड़ेगा बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे रोक रहा है। फ्रिक्शन भाई चलने से रोकेगा, और जो चलाने वाले फोर्स है वो दोनों तरफ क्या है, F cos थीटा, और इसमें भी F cos थीटा ही है। चलाने वाला जो फोर्स है वो दोनों का ही सेम है, और रोकने वाला जो फ्रिक्शन है वो किसी एक केस में ज्यादा आ रहा है। ड्राइविंग फोर्स जो है वो दोनों में F cos थीटा है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या एक्सीलरेशन आएगा। अब मैं सीधे लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना। एज इन केस ऑफ पुलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन that of in the case of pushing। यानी जो पुशिंग में फ्रिक्शन काम कर रहा है उससे कम फ्रिक्शन काम कर रहा है आपका पुलिंग में, ठीक है। हाउएवर जबकि ड्राइविंग फोर्स इज सेम इन बोथ केसेस। ड्राइविंग फोर्स क्या भैया, F cos थीटा। F cos थीटा यहां भी है और F cos थीटा, जो चला रहा है वो तो F cos थीटा है ना, देखिए चला रहा है जो वो F cos थीटा है। चलाने वाला फोर्स दोनों जगह सेम है, जबकि रोकने वाला फोर्स क्या किसी एक में ज्यादा है। अब जिसमें रोकने वाला फोर्स ज्यादा होगा वहां ज्यादा मुश्किल पड़ेगा मोशन, जिसमें फ्रिक्शन कम होगा वहां पर क्या होगा, आसान होगा मोशन। हेंस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग ए लॉन रोलर। क्लियर होगी बात। तो फ्रिक्शन जिस केस में ज्यादा आएगा वहां ज्यादा मुश्किल पड़ेगा मोशन को स्टार्ट करना या मोशन कराना, और जहां पर फ्रिक्शन कम होगा वहां पर आसानी से मोशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन क्या कर रहा है भाई, मोशन का अपोज कर रहा है। ड्राइविंग फोर्स दोनों जगह सेम है, जो फोर्स चला रहा है F cos थीटा यहाँ भी और F cos थीटा यहाँ भी, रोकने वाला फोर्स केवल एक में ज्यादा और एक में कम है।
जिसमें रोकने वाला फोर्स कम होगा वहां ज्यादा मोशन आसानी से हो सकेगा। तो यही है, इसका मतलब क्या भाई, पुलिंग हमारी ज्यादा आसान होती है किससे, पुशिंग से। तो यही छोटी सी बात आपको समझानी थी। तो भाई इस तरह से हमने सीख ली बहुत सारी बातें कि किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, उसमें एक्सेलरेशन क्या आता है ये भी हमने पढ़ लिया, सारी बातें हमने सीख ली। अब हम शुरू करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी के मोशन को समझना। क्लियर होगी बात? चलिए तो भाई ये भी देख लेते हैं। चलिए भाई तो बात कर लेते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन रफ इंक्लाइंड सरफेस। रफ इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत सारी बातें हमें सीखनी है इसमें। ठीक है, अब इसमें भी नंबर फर्स्ट केस पढ़ते हैं। व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज 0, यानी जो F एक्सटर्नल है वो कितना है, 0 है, यानी बॉडी सिर्फ और सिर्फ अपने वेट के वजह से ही मोशन कर रही है और कोई दूसरा यहां पर फोर्स काम नहीं करेगा चलाने वाला। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आपने मान लिया, यहां पर कोई बॉडी है जिसका मास m है वो आपने रख दी। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एल है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका म्यू के है। तो इस केस में बॉडी का जो वेट है वो तो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया आपके पास mg। क्लियर होगी? अब इसका एक कंपोनेंट आएगा जो काम करेगा अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। एक कंपोनेंट काम करेगा इसका परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब इंक्लाइन सरफेस और जो इंक्लाइन सरफेस है वो ब्लॉक पर एक नॉर्मल डायरेक्शन देगी, वो भी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, कैपिटल N हो जाएगा। N और mg cos थीटा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने हैं। ठीक है भाई आपको? तो यहां से अगर हम देखें along perpendicular to inclined surface, n किसके इक्वल आएगा, mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन पॉसिबल नहीं है ना, आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन के लोग नीचे की तरफ आएगा, ऐसे तो मोशन है ही नहीं, दोनों तो आपस में क्या हो गए, सीधे सीधे इक्वल हो गए, खत्म कहानी की। नाउ due to mg sin theta, block tries to slide down on inclined surface, hence friction will be in opposite, का मतलब हो गया अप, ऊपर की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन। mg sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ काम करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन जो आपका आएगा वो तो इस तरफ आएगा, कंफर्म हो गया। जो F है ये क्या है आपके पास, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होगा कौन सा, लिमिटिंग होगा, काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा, वो हमें समझना है। तो क्या क्या कंडीशन बनती है जब आपका फ्रिक्शन आपको स्टैटिक लेना है, और क्या कंडीशन बनेगी जब फ्रिक्शन आपको काइनेटिक लेना है, और लिमिटिंग कब लेना है, सारी बातें हम सीखते हैं। ठीक है भाई? अब इसमें नंबर ए केस, if
mg sin थीटा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो, ठीक है। अब देखिए भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एल इंटू एन, हम जानते हैं क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होता है आपका म्यू एल इंटू एन के बराबर। mg sin थीटा आपका बड़ा होना चाहिए म्यू एल इंटू एन से। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा। अगर mg sin थीटा आपका बड़ा है, बड़ा नहीं पहले छोटा पढ़ते हैं, ठीक है भाई, पहले पढ़ते हैं छोटा कि mg sin थीटा मतलब चलाने वाला फोर्स जो है वो आपका छोटा है। तो पहले स्टैटिक पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक के बारे में, है ना। तो उल्टा कर ले साइन, mg sin थीटा लेस देन fl, तो mg sin थीटा इज लेस देन म्यू एल इनटू एल, लेस देन करेंगे, ग्रेटर देन बनाया था मैंने, चेंज कर लो आप, mg sin थीटा इज लेस देन म्यू एल इनटू एन, तो उस केस में क्या होगा भैया, म्यू एल एन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, अभी मैंने लिखा था n इक्वल टू mg cos थीटा, वहां से देखें तो n किसके बराबर है, n आपका बराबर है mg cos थीटा के। mg से mg कैंसिल हो गया, तो यहां से हमने पाया कि जो tan थीटा है ये क्या है, छोटा है किससे, म्यू एल से। ये कंडीशन, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट है वो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। इसको एक और तरह समझ सकते हैं, अगेन एज वी नो कि जो म्यू एल होता है ये आपका बराबर होता है tan फाई के, और जहां पर फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे वो कम से कम एंगल जहां पर बॉडी चलना स्टार्ट करती है जस्ट, या ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जिस पर बॉडी उस सरफेस पे रुकी रह सकती है, वो दोनों बातें की थी। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आपको ध्यान भी होगा, लास्ट के वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, एंगल ऑफ रिपोज का लेक्चर पड़ा हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, सारी बातें वहां सिखाई थी मैंने। तो जो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा, छोटा, म्यू एल इसके बराबर है और tan थीटा इससे बड़ा है, तो इसका मतलब tan थीटा आपका tan फाई से बड़ा हो गया, इसका मतलब थीटा जो है वो फाई से छोटा हो गया, बड़ा नहीं। tan थीटा इज लेस देन tan फाई, तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से बड़ा है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो छोटा है एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, देन, ठीक है, बॉडी विल बी एट रेस्ट on inclined surface and static friction takes place। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका काम करेगा, ध्यान रखना आपको, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा आपका। अच्छा, इस केस को आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे लेस देन और इक्वल भी कर लो, इक्वल तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम करेगा, लेस देन और इक्वल तक कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम करेगा, आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका आएगा उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स की, यानी mg sin थीटा की। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे अप्लाइड फोर्स यानी चलाने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगी, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नंबर सेकंड केस करते हैं, इफ
mg sin थीटा इज इक्वल टू fl। अगर आपके mg sin थीटा fl के बराबर होगी, इन दिस केस body will be at rest। यहां पर बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे केस की, जहां पर जो है आपका mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा किससे? fl से। ठीक है। अब तीसरी बात समझते हैं। तो हम जानते हैं एफ किसके इक्वल होता है? म्यू एल इंटू एन। और म्यू एल किसके इक्वल था? सॉरी, एन किसके इक्वल था? एम जी कॉस थीटा के। ध्यान होगा आपको, यहां से जो आपका टेन थीटा आएगा ये म्यू एल से बड़ा आता है। अगर आपका जो टेन थीटा है वो म्यू एल से बड़ा है, या फिर हम जानते हैं म्यू एल किसके बराबर होता है? म्यू एल आपका टेन फाई के बराबर होता है। थीटा बड़ा है फाई से। थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बड़ा है किससे? एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आपका बड़ा है एंगल ऑफ रिपोज से। तो अगर एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा भाई, तो उस केस में क्या हो जाएगा वो भी देख लो आप एक बार जरा। इन दिस केस, थर्ड केस की बात कर रहा हूं। बॉडी starts moving down on inclined plane and kinetic friction takes place। अब कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन के बराबर। मतलब हो जाएगा आपका म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इसके इक्वल हो जाएगा जो मैंने आपको बताया अभी। एंड अब चूंकि बॉडी, अब अगर इसका फिगर बनाया अलग से, सारी बातें नोट कर ली। दोबारा एक बार फिगर आप यही बना लोगे, इसमें बस एफ की जगह एफ के दिखा दोगे। अब आप क्या दिखा दोगे भाई? एफ के। ठीक है। जो किसके इक्वल होगा? म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। ऐसे सिस्टम होगा। अब बॉडी पे जो कि नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा। एम जी साइन थीटा जो है आपका बड़ा है म्यू के एम जी कॉस थीटा से। तो नेट फोर्स अगर आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं बॉडी का, वो भी देख लो एक बार। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन ऑन इंक्लाइन सरफेस। तो देखिए भाई, नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो तो mg sin थीटा है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन जिस भी डायरेक्शन में है उस तरफ का पहले फोर्स है, उसके अपोजिट वाले को माइनस कर दें उसमें से। तो अपोजिट वाला क्या भैया? एफ के
इज इक्वल टू नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये नेट फोर्स ये एम लिखा हुआ है, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, एम इंटू ए। यहां से एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, एम से एम कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, तो आपके पास आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। इस तरह से आपके ये सारी बातें मैंने समझा दी। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी बातें जब बॉडी सिर्फ अपने वजन से नीचे आने की कोशिश कर रही हो। तो ये सारी छोटी मोटी बातें हैं, जब अपने वजन से बॉडी नीचे आने की कोशिश करती है तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आपने नोट सारा कर ही लिया होगा। तो अब एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम सिस्टमेटिक चलेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिर इसके बाद इंक्लाइन सरफेस पे। अभी सिर्फ अपने वजन से नीचे आ रही है, फिर इंक्लाइन सरफेस पे कोई फोर्स लगाएंगे, उससे ऊपर नीचे कैसे मूव करेगी वो भी देखना है हमको, ठीक है भाई। चलिए तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कि इंक्लाइन सरफेस है, 37 डिग्री, ये जो है आपको दे रखा है 30, ये जो है आपको दे रखा है 40, ठीक है भाई। एक ब्लॉक है जिसको इसके टॉप से हम छोड़ना चाहते हैं, है ना। मास ऑफ ब्लॉक जो है वो आप मान लीजिए कितना है, पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन दे दें आपको। लिमिटिंग फ्रिक्शन दे रखा है मान लीजिए आपको 0.5। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 0.5, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या है, चलिए इसको 0.6 मान लेते हैं। 0.6 और ये 0.5 है आपके पास, ठीक है भाई। अब जो ये ब्लॉक है इसका मास मैंने मान लिया 10 kg, ठीक है। फाइंड द टाइम after which block reaches to bottom of inclined surface from its top, ठीक है। यहां पर इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, इसको रिलीज किया है। क्या कर रहे हैं भैया, हम रिलीज करने जा रहे हैं यहां से। इसको हमने यहां से रिलीज किया है, छोड़ दिया है। तो टॉप से अगर इसको हम रिलीज करते हैं तो कितने टाइम बाद ये यहां पर आ जाएगा, ये आपको पता करना है। समझ आ गई बात। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे करेंगे देखिए। चल तो ये रहा ही है। अच्छा ये हमें कैसे मालूम चलेगा चल रहा है, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, ये रुका हुआ है कि चल रहा है, उसके लिए आप चेक भी कर सकते हो। मैंने कहा था आप tan थीटा निकालो। अब यहां से अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो आ जाएगा tan 37, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, जो लगभग 0.75 के इक्वल आएगा, है ना। और जो आपका म्यूएल है वो कितना है 0.6। यहाँ पर जो tan थीटा है वो म्यूएल से क्या है, बड़ा है। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, हेंस बॉडी विल मूव डाउन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन टेक्स प्लेस। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ चेक करके आपको दिखा रहा हूं। देखो बॉडी चलेगी नीचे की तरफ, अगर ये कंडीशन बनती है तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। आपका अपने आप चलाने वाला फोर्स रुकने वाले फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर में, तो इस फिगर में एक तो फोर्स काम करेगा mg,
नीचे की ओर, एक इसके परपेंडिकुलर n काम करेगा और एक कंपोनेंट काम करेगा mg cos थीटा। सब मिटा रहा हूं ये चीजें, ठीक है। मैं म्यू के काम आएगा, म्यू की वैल्यू 0.5 आपको दे रखी है। यहां जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा आपके पास mg sin थीटा। क्लियर हो गई बात भाई? ये फ्रिक्शन जो काम करेगा वो मैंने कहा था अपोजिट टू द mg sin थीटा काम करता है इंक्लाइन सरफेस पे। अगर सिर्फ अपने वजन से चलने की कोशिश करेगी तो बॉडी पर अलोंग द इंक्लाइन सरफेस हम निकाल लेते हैं इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ नॉर्मल टू सरफेस देखें पहले। नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। नॉर्मल टू इंक्लाइन सरफेस, ये n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा mg cos थीटा। अलोंग टू इंक्लाइन सरफेस देखा जाए, अलोंग टू इंक्लाइन सरफेस अगर हम देखते हैं तो mg sin थीटा बड़ा हो गया माइनस म्यू के इनटू एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू के इनटू n। चलिए म्यू के इनटू n लिख देता हूं पहले, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एफ है, क्योंकि एम की सॉरी एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इनटू n। यहां से आपके पास आ जाएगा मास, अच्छा मास रख लेते हैं, मास 10 है आपके पास, ये भी 10 है और साइन 37 डिग्री माइनस म्यू के तो हो गया 0.5। n किसके बराबर है mg cos थीटा के, ये आ गया 10 इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर हो गई बात? इसको बेटा तो जरूरत नहीं है इसकी, टाइम तो निकालना, अभी निकल जाएगा टाइम। ये कितना आ गया आपके पास 100 साइन 37 हो गया 3/5 सॉरी माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4/5 cos 37 की वैल्यू 4/5 10 इंटू एक्सेलरेशन। ये तो आपके पास आ गया 60 माइनस 0.5 इंटू 80 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ठीक है भाई, अब ये हो गया 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके अलोंग है? अलोंग इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग। अब देखिए आप ध्यान से, अगर हम इंक्लाइंड सरफेस को देखें ये 30 दे रखा है, ये 40 है, तो अपने आप 50 आ जाएगी डिस्टेंस। अरे पाइथागोरस से करके देख लो भाई, 1600 900 प्लस करूंगा रूट करूंगा तो 50 आ जाएगा अपने आप ही। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट इसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस के बराबर। अब जो ब्लॉक है उसको मैंने यहां से रिलीज किया है, तब उसकी स्पीड क्या थी इनिशियल 0 अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। जो एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस जो कवर करनी है ये भी आपको पता है, ये 40 मीटर है। ठीक है भाई, ये भी मीटर है, तो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है भाई। इसके अलावा आ जाइए, बाकी सब भूल जाओ। तो यहां से यहां तक आना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है। सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 50, u 0 था, हाफ a आ गया आपके पास 2 और t आपको पता करना है। तो 2 से 2 कट गया, रूट 50 आपका आंसर आ गया। रूट 50 का मतलब क्या हो जाएगा 5√2 सेकेंड, ये है टाइम। तो 5√2 सेकेंड बाद ब्लॉक आपका अपने आप जमीन पर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास तो इनमें है नहीं समझाने का, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आपको वही शर्त रखनी है जो
कभी पूछता है कितने फोर्स से बॉडी चलना स्टार्ट करेगी, तो वो आपको ध्यान रखनी सर जो मैंने आपको अभी लिखवाई थी पीछे वाली, काइनेटिक फ्रिक्शन का काम करेगा लिमिटिंग। ये भी नॉर्मली पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई देख लीजिए किस तरह से है। आपके पास एक तो है स्मूथ इंक्लाइन सरफेस जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, एक आपके पास सेम है, इतनी लेंथ का आपके पास सेम उसी एंगल पर सब कुछ है, ये भी h मान लीजिए आप, इधर भी आप h ही मान लीजिए, बस ये स्मूथ है और ये रफ है। ये वाला प्लेन रफ है और ये वाला प्लेन स्मूथ है। अगर दोनों पे से हम एक ही ब्लॉक को छोड़ें, सेम ब्लॉक छोड़ रहे हैं यहां से भी और यहां से भी, सेम साइज सब आइडेंटिकल दो ब्लॉक से आए हम, यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगता है n t, इसको लगता है t, तो इसको n टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है इससे। इफ ए ब्लॉक, क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से, द टाइम, if the time taken by a block to reach bottom to a smooth inclined plane of angle of inclination theta is an यहां पे ऑन लिखिए, स्मूथ नहीं रफ लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। If the time taken by a block to reach bottom on rough inclined plane, rough लिखिए स्मूथ काटिए, रफ लिखिए मेरे, rough inclined plane of angle of inclination theta is n times to the time taken by same block on to reach on bottom of smooth inclined surface of same angle of inclination and same height, then find coefficient of friction। आपको म्यू पता करना है, बाकी जो चीज दे रखी है इनके टर्म्स में, आपको म्यू पता करना है, बाकी जो भी चीजें दे रखी है इनके टर्म्स में पता करना है, ठीक है भाई। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है भाई। चलिए देखें तो अब क्या है, पहले हम निकालते हैं स्मूथ पे, फिर देखते हैं टाइम यहाँ क्या आएगा और दोनों टाइम्स को हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर लेंगे और n के बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं स्मूथ वाले की। अब स्मूथ में क्या होगा भैया, यहाँ पर तो इसका वेट काम करेगा, सॉरी ऐसे काम करेगा इसका वेट mg, तो इधर काम करेगा mg cos थीटा, यहां काम करेगा mg sin थीटा, और तो कोई फोर्स काम करेगा नहीं। इस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन a मान लो, तो फ्रिक्शन तो यहां होगा नहीं, स्मूथ है ना ये, तो यहां पर
यहाँ पर एक नॉर्मल डायरेक्शन भी आएगी n, ठीक है। अब अलोंग इंक्लाइन सरफेस आप देखिए, अलोंग इंक्लाइन सरफेस देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है mg sin थीटा, जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेशन a से तो ma आ जाएगा सीधे, नेट फोर्स इक्वल टू m से m कट जाएगा, तो g sin थीटा आ गया आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं u इज इक्वल टू 0, और इसमें भी यहां से रिलीज ही करना है, ठीक है। s बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए भाई, ये तो आपके पास h है, इसको आपने मान लिया s, ये आपके पास थीटा है, तो यहां पर जो आपके पास s आएगी वो आ जाएगी h अपॉन में साइन थीटा। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में s आएगा ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन आता है वो साइन का आता है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास s, वो किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन में साइन थीटा। तो s की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, h अपॉन में साइन थीटा, u तो 0 है तो सीधे सीधे हाफ, एक इसके बराबर है g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर ली मैंने, मान लिया यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगता है इसको, ठीक है, ये t1 मान सकते हो आप, t1 मान लो इस टाइम को, u 0 था इसलिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो स्मूथ सरफेस पे यहां से यहां तक आने में टाइम t1 लगता है, तो टाइम आपका इस तरह से निकलेगा। अब यहां देखते हैं, यहां पर जो इसका वेट है वो तो काम करेगा mg, फिर कंपोनेंट जो काम करेंगे, इसको हटा दे रहा हूं, mg cos थीटा, यहां पर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, इधर आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा। अब चूंकि बॉडी चली रही तो हमें पता है जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा करेगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। म्यू आपको उसका दे रखा होगा, तो यहां से देखें तो n इज इक्वल टू क्या है आपके पास, mg cos थीटा, एंड अलोंग सरफेस देखें तो आपके पास mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू एक्सिलरेशन यहां पर मान लेते हैं, इसका जो है वो a डैश है, वहां पर हमने a माना था, यहां पर हमने a डैश मान लिया। हम जानते हैं जो mg sin थीटा f के कैसे इक्वल आ जाएगा, म्यू के इंटू mg cos थीटा, n के बराबर होता है, तो n आपका mg cos थीटा के बराबर दे रखा है इस केस में। f क्या आएगा, म्यू के इंटू n, और n आपके पास mg cos थीटा है, हटा दो mg से, m से m कॉमन लेके हटा दो, तो ये बचेगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू a डैश। नाउ time taken by block, to reach at bottom, तो यहां पे हमने मान लिया जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, तो ut2 प्लस हाफ a डैश t2 स्क्वायर, a डैश माना एक्सीलरेशन, s तो आपका वही रहेगा h अपॉन में साइन थीटा, भाई यहां भी हाइट h है और यहां भी एंगल वही है, तो s आ गया आपके पास h अपॉन में साइन थीटा, u आपका 0 है ही, और एक इसके इक्वल आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा मल्टीप्लाई t2 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास h साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू t2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों टाइम निकाल दिए, ठीक है भाई। चलिए तो आगे देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इन दोनों को डिवाइड पहले हम बात कर लेते हैं एज, चलिए दोनों डिवाइड कर लेते हैं पहले ना, डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से उसको ऊपर लिख लेते हैं, उधर वाले को। तो h अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा इंटू T2 स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा हाफ g साइन थीटा T1 स्क्वायर, यहां पर डिवाइड में आ जाएगा h अपॉन में साइन थीटा। h अपॉन में साइन थीटा से h अपॉन साइन थीटा कट जाएगा, g भी आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। इधर बचेगा आपके पास सीधे सीधे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, g कॉमन लेके आप कैंसिल कर दोगे, ऊपर बचेगा साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा T2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा T1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था, हमें निकालना है, क्या हमें म्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका T2 था वो n टाइम्स था T1 के। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, यहां पर ज्यादा टाइम लगता है तो n टाइम्स कर दिया हमने। पुटिंग इन थर्ड में पुट कर लेते हैं इसको। थर्ड में अगर आप पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर 1 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर। अरे भाई T2 अपॉन T1 n के बराबर है, सीधे T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर, दैट्स इट। यहां पर आप ऐसे करो, डिवाइड कर लो थोड़ा थोड़ा, है ना। तो 1 माइनस म्यू के कॉट थीटा इंटू n स्क्वायर इक्वल टू, साइन को यहां पे डिवाइड कर दिया, साइन को यहां पे डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर को डिवाइड में ले आओ तो 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस म्यू के कॉट थीटा। इसको इधर कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो भाई, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया म्यू के कॉट थीटा। तो म्यू के किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन में कॉट थीटा। अच्छा 1 अपॉन में कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। यहां से आपका म्यू के जो है वो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन में n स्क्वायर टेन थीटा। आप सीधे इस फॉर्मूले से कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको सीधे वैल्यू दे रखी हो, इस मतलब जो स्मूथ सरफेस पे वो टाइम इतना है, तो बताओ रफ सरफेस पे टाइम क्या आएगा अगर म्यू के दे रखा हो। ये दोनों टाइम का रेशियो दे रखा हो तो आपसे म्यू के पूछेगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो। इसके लिए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है आपको। तो ये हो गया भाई आपका फॉर्मूला जो काम आएगा आपके आगे। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये भी आप देख लीजिए जरा एक बार। ये आपके पास कोई इंक्लाइन सरफेस है और इस पे जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री का बन रहा है। यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दे रखा है, मान लीजिए m, और m जो है 10 kg है। पॉइंट minimum coefficient of friction so that block does not move on inclined surface।
समझ आ गई बात भाई? आपका इस तरह से मूव ना करे इंक्लाइन सरफेस पे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अभी आपको पता है, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मान लीजिए इसका वेट जो है वो mg, मानना क्या है ही है वेट तो mg, यहां पर एंगल क्या बन जाएगा भाई 37 का बन जाएगा। यहां पर जो आ जाएगा आपके पास, और यहां पर आ जाएगा mg cos थीटा, यहां पर आ जाएगा आपके पास m। क्लियर होगी बात? ये तो होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्रिक्शन जो आएगा वो हम जानते हैं म्यू नॉट इंटू एन आता है, तो आपको यहां पर निकालनी है म्यू। मैंने मान लिया ये क्या है, म्यू मिनिमम है। अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स है वो लिमिटिंग, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम मान लेते हैं, हमारा जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो इस तरह से है। तो आप शर्त देखिए कि कोई ब्लॉक कब मूव नहीं करता, उस शर्त क्या होती है? तो ब्लॉक उसकी शर्त होती है, इसको भी मत लगाइए, इसको बाद में लगा देंगे, ठीक है। एज वी नो, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका बड़ा हो या बराबर हो, भाई रोकने वाला जो फोर्स है या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, तभी इसको रोक सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर बड़ा होगा ना mg sin थीटा से, तो अपनी पूरी वैल्यू नहीं लगाएगा, वो केवल mg sin थीटा के बराबर ही फोर्स लगाएगा। जब भी स्टेडी होगा तो सीधे इसके बराबर आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, रोकने वाला जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, अगर इससे जाता है तो फ्रिक्शन अपनी केवल उतनी वैल्यू लगाएगा जिससे इसको रोक सके, ठीक है। तो एफएल अगर आपका बड़ा या बराबर है किसके, mg sin थीटा के, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ध्यान रखनी है आपको बात, अभी तो मैंने बताई थी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अगर वो बड़ा या बराबर होगा mg sin थीटा से, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और इस केस में जो फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक है, लिमिटिंग होता है, ठीक है। और दोनों ही सीधे mg sin थीटा के बराबर आएंगे। किसके बराबर आएंगे? mg sin थीटा के बराबर आएंगे। ओके, ये किसके इक्वल आएगा? म्यूएल इंटू एन mg sin थीटा। n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो n क्या आ जाएगा भैया, mg cos थीटा। सामने देख लो, वहां फिगर में बना हुआ है। mg से mg कैंसिल हो गया, तो आप बोलोगे म्यूएल या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, tan थीटा के। अब अगर म्यूएल या तो इससे बड़ा है या इसके बराबर है, तो म्यूएल की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम कितना आ जाएगा ये, tan थीटा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर वो tan थीटा के बराबर होता है तभी उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी यहाँ पर भाई, tan थीटा आपको दे रखा है सीधे सीधे tan 37। तो म्यू एल मिन जो आएगा वो आ जाएगा 3/4। कम से कम 3/4 अगर आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तभी ये ब्लॉक रुकेगा, अदरवाइज ब्लॉक आपका मूव करना शुरू कर देगा। कंफर्म बात है, ये मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। क्लियर हो गई भाई बात? तो ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि जब किसी इंक्लाइन सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हो और उस पर उसके वजन के अलावा एक और फोर्स काम कर रहा हो, तब ब्लॉक कैसे मूव करेगा, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। इसके बाद फिर हम पुली को लेकर आएंगे, फिर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को रखेंगे, तब आपको धीरे धीरे बातें समझ आ जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।